हेलो फेलो प्रोग्रामर्स। तो हमने इससे पिछले में देखा था सी के कुछ बेसिक्स से कुछ टॉपिक्स देखे थे। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज हम इसी में कवर करने वाले हैं। ये आज हम कवर करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड डिबगिंग। ठीक है, तो आज ये तीनों के तीनों हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं और अपना पहला टॉपिक उठाते हैं, जो कि है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स is a kind of code, we can say, which has a decision making capability. सिंपल भाषा में अगर बात करें कि एक ऐसा कोड जो कि कुछ डिसीजन ले रहा हो based on some condition. ओके, तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ कोड लिख रहा है जो कि एक बेसिकली डिसीजन ले रहा है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम बोल सकते हैं। मान लीजिए हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें चेक करना है कि जो यूजर है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है ना। तो प्रोग्राम इन विच वी हैव टू चेक person is eligible for voting or not. इस केस में हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग कुछ कीवर्ड्स देता है जिसके ज़रिए हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो कुछ जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं उनको, तो वो कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे होते हैं इफ हो गया, एल्स हो गया, एल्सिफ हो गया, एक स्विच हो गया, और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो इनको हम एक एक करके सबको देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं और इनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। चलिए देखते हैं उसको कि ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके से ये जो कैटेगरीज होती हैं उनको हम टाइप्स भी बोलते हैं। तो इसको थोड़ा हम इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट कहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से कुछ चीज़ें रहती है हमारे पास। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इफ एल्स मैं पहले बताया और एक स्विच में। इफ एल्स में क्या क्या है, इफ में जैसे कि सबसे पहले इस टाइप का सिंटेक्स रहता है। यहाँ पे हम इफ के साथ कंडीशन देते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस जो ब्लॉक के अंदर कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। और उसी तरीके से इसमें भी है, इफ एल्स में क्या रहता है, इफ एल्स में रहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, है ना।
और इफ एल्सिफ में क्या होता है, इफ एल्सिफ में बेसिक क्या होता है कि अगर ये इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर उसके बाद इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसको चेक करेगा, फिर इसकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं होती है तो फिर लास्ट में एल्स के पास चला जाएगा, है ना। और फिर उसी तरीके से हमारे पास नेस्टेड इफ होता है, मतलब इफ के अंदर इफ। इसको जनरली एक तरीके से नेस्टेड इफ की तरह इसको कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक रिकरिंग इफ एल्स का ब्लॉक बन जाता है कभी कभी, मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इस टाइप से, है ना। तो वो चीज़ कही जाती है कि हमें नहीं लिखना चाहिए इस टाइप का कोड। उसको हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कुछ इस टाइप से चीज़ों को लिखते हैं। और फिर स्विच एक्सप्रेशन भी होता है, इसके ज़रिए भी हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है नॉर्मल सा, कि ये चीज़ बेसिक सी ट्रू है या नहीं है। मतलब एक्सप्रेशन में सेंस यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल देते हैं, जैसे मैंने ए दे दिया, और फिर हम यहाँ पे केस, जो केस होता है ये वाला जो है, यहाँ पे हम बेसिक सा देखते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस केस 1 के ब्लॉक पे एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और अगर नहीं हुई तो दूसरे में चला जाएगा, और इसी तरीके से लास्ट में अगर कोई भी ट्रू नहीं होता डिफॉल्ट में चला जाएगा, है ना। अब इन्हें एक एक करके हम अगर कोड समझेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर भी होगा, है ना। चलिए इसको पहले देख लेते हैं कोड। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बेसिक से पहले कोड लिखेंगे, विच इज कि यहाँ अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे, है ना, जो स्टैंडर्ड वाली stdio फाइल रहती है वो। उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाएंगे और इस टाइप से रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। अब सबसे पहले मैं डिसीजन में इफ एल्स की बात करता हूँ। तो इफ एल्स के लिए मैंने बेसिक सा एक प्रोग्राम बताया था, जिसमें मैंने बात करी थी प्रोग्राम को चेक वेदर पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना। हमने इसकी बात करी थी इस प्रोग्राम की, तो वही हम प्रोग्राम लिखते हैं क्योंकि इसमें हमारा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एज नाम से। तो अभी हम इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे, एंटर योर एज कैसे करके हम यूज़र से बोलेंगे एंटर योर एज करके। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम स्कैनर डाल देंगे, जिसमें हम एक परसेंटाइल डी फॉर इंट, मुझे इंट इनपुट लेना है। किस वेरिएबल में मुझे उसकी वैल्यू स्टोर करनी है, तो एज वेरिएबल के अंदर मैंने उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे ले लिया है इस टाइप से। अब इनपुट के बाद मुझे क्या चेक करना है कि इफ चेक करूँगा मैं कि इफ दिस एज इज लेस देन 18, अगर ये एज लेस देन 18 है तो मुझे प्रिंट एफ करना है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इस टाइप से हम यहाँ पे बैठेंगे, और एल्स में आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, फिर देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो ये कोड क्या करेगा, बेसिक सा। ये सबसे पहले तो यूज़र से एज इनपुट करवाएगा, और फिर चेक करेगा कि एज जो है लेस देन अगर 18 है तो आप एलिजिबल नहीं है, और अगर
ग्रेटर देन 18 तो आप एलिजिबल। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि हम इफ और एल्स स्टेटमेंट के जरिए करते हैं। तो चलिए इसको पहले कोड को कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर अपने फाइल का नाम हमें लिखना है। उसके बाद आउटपुट में जो भी फाइल का नाम हमें चाहिए वो हम देंगे। ओके, यहाँ कुछ एरर आ रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू printf। ओके 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 ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, अब इसको करते हैं। देखिए कंपाइल हो गया है। अब फोर्थ डॉट एक्स को हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखिए ये हमसे एज मांग रहा है। लेट्स से मैं एज को इससे 18 से स्मॉलर डालता हूँ, मतलब 15 मैंने रखा, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल। और फिर से रन करते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें 20 डालता हूँ, तो बोला यू आर एलिजिबल, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 18 किया तो इसने एल्स ब्लॉक में चला गया। ग्रेटर देन 18 किया तो इसने क्या करा, मुझे फॉल्स दे दिया। अब फॉल्स जब होता है तो इसके अंदर वो नहीं आता है, वो कहाँ चला जाता है, वो एल्स ब्लॉक में चला जाता है। इसलिए उसने यू आर एलिजिबल को प्रिंट कर दिया। लेकिन जब 15 हमने एंटर किया था, उस केस में वो इस ब्लॉक के अंदर चला गया और इसने इस वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरीके से हमारा इफ और एल्स काम करता है ना। अब एक और यहाँ पे इफ एल्स के अंदर चीज़ें रहती है विच इज एल्स। एक और चीज़ें रहती है विच इज एल्स। अब इसी के अंदर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं करना चाहूँगा। मान लीजिए मैंने कहा कि एल्स इफ एज जो है इक्वल टू 18, है ना। अब मान लीजिए एज जो है एकदम इक्वल है 18 के, तब क्या करेंगे। उस केस में मुझे प्रिंट करना है कि यू हैव यू हैव टू वेट, या इस तरह से अगर कुछ भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली प्रिंटर के बजाय आप यहाँ पे कुछ भी कोड लिख सकते हैं जो आपको इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिक सा फ्लो कैसे चलेगा कि पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो इसके अंदर आ जाएगा, और अगर ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट पर बाहर चला जाएगा और फिर चेक करेगा कि क्या ट्रू है। अगर ट्रू नहीं है तो फिर लास्ट में कोई भी एल्स जब नहीं बचेगा तो वो एल्स ब्लॉक पर चला जाएगा, और एल्स ब्लॉक में जो भी चीज़ें होंगी उसे वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो मान लीजिए जैसे मैं कंपाइल करता हूँ दोबारा से, और इस तरह से अब देखिए मान लीजिए मैं 18 एंटर करता हूँ, तो देखिए यू हैव टू वेट आ रहा है ना। इस तरीके से हमारा इफ एल्स इफ और एल्स काम करता है। अब आता है हमारे पास इसी सेम कोड को मैं स्विच स्टेटमेंट के जरिए भी लिख सकता हूँ, और वो कैसे, तो ये देखिए। सबसे पहले स्विच का बेसिक सा फंडा रहता है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन देनी होती है, विच इज आप इस तरीके से ये जैसे मैंने यहाँ पे दिया, और अब मैं यहाँ से केस दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ एज इज लेस देन अगेन 18। अगर ये है तो आप एक काम करिए। ओके, इसके लिए आपको ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पे हम इस टाइप से कंडीशन नहीं लिख सकते हैं, है ना। इस टाइप से हम कंडीशन यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अगर इस टाइप से कंडीशन लिखेंगे तो हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। ओके, तो इसका मतलब है आप जस्ट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरी एज 18 किसी ने एंटर करी है, तो हम कुछ यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ कि योर एज इज इक्वल, यू हैव टू वेट, सबसे कुछ डालता हूँ यू हैव टू वेट। और मान लीजिए अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि स्विच केस लिखते समय आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत है।
अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है अभी के लिए आप ध्यान समझिए। ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, कहने का मतलब आप इस स्विच केस से बाहर आ जाएंगे, है ना। अगर आप इसको ब्रेक को नहीं रखेंगे क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए केसेस 20, तो मैं कहूँगा प्रिंट यू आर एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या प्रॉब्लम होगी वो हम जरा चेक करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए मान लीजिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं। अभी मैं लेट्स से 18 को इनपुट करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं 18 वैल्यू लिखूंगा तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। केस 18 का मतलब है ये जो 18-20 स्टेप से जो मैं लिख रहा हूँ, बेसिकली इसका मतलब है कि एज की वैल्यू अगर 18 हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसी तरीके से एज की वैल्यू अगर 20 हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कहने का मतलब ये है। अब एज में यहाँ पे 18 इनपुट कर रहा हूँ तो वो इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से नेक्स्ट के जितने भी केस हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए आप, सबसे पहले इसने प्रिंट किया ये यू हैव टू वेट, और उसके बाद से यू आर एलिजिबल भी प्रिंट कर दिया। चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या ना हो, वो तब भी एग्जीक्यूट कर देगा। ये एक खास, ये एक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक भी है स्विच स्टेटमेंट का। इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक को लगाते हैं, जिससे क्या होता है एक बार हमारा काम हो गया तो हम इस स्विच केस से बाहर आ जाते हैं उसके बाद, है ना। अदरवाइज नेक्स्ट के जितने भी केस हैं वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे विदाउट चेकिंग द कंडीशन, और वो हमारे लिए इश्यू क्रिएट कर सकता है ना। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ओके, बढ़िया। तो ये हमने देखा स्विच केस, है ना। इसमें हमें कंडीशन नहीं लगाते हैं, इसमें बेसिकली हम कंडीशन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन देते हैं। अब एक्सप्रेशन आप हालांकि ऐसे बोल सकते थे एज प्लस सम वैल्यू, या ठीक है इस तरह से बोल सकते थे, नोशन दैट कोई एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे देनी होती है। तो ये आपको कुछ बेसिकली एक्सप्रेशन देनी होती है, और फिर उसके बाद इसकी ही वैल्यू को चेक किया जाता है कि ये जैसे एज हमने यहाँ पे दिया, तो एज की वैल्यू अगर 18 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एज की वैल्यू अगर 20 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस टाइप से रहता है। अब स्विच केस में एक डिफ़ॉल्ट लेवल भी होता है। अब इसका काम होता है कि जब सारे सारे ऊपर के जितने भी केस हैं वो फॉल्स हो जाए, अगर वो ऊपर के जितने भी सारे के सारे केसेस हैं वो फॉल्स हो गए और इसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो लास्ट में ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है विदाउट एनी कंडीशन। ये एक तरीके से एल्स की तरह ही काम करता है। जैसे एल्स क्या होता है, एल्स बेसिकली ऊपर के जितने भी इफ है उनको चेक करता हुआ होता है। अगर तब भी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट में एल्स एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट का भी होता है। डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट को सबसे लास्ट में लगाया जाता है, और अगर बेसिकली सारे केसेस एग्जीक्यूट नहीं हुए तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई भी हम स्टेटमेंट कोई भी केस नहीं रखते हैं, इसलिए उसको मतलब रखने का कोई मतलब नहीं बनता, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट वैसे भी करने ही वाला है ना। तो इस तरीके से हमारा स्विच केस काम करता है। तो हमने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, इफ एल्स इफ, एल्स और स्विच। अब इसमें देखिए इफ में भी जैसे मैंने बात करी थी एक नेस्टेड इफ भी होता है ना। नेस्टेड इफ भी होता है, तो वो आपकी मर्जी है जिस हिसाब से आप उसको
लगाना चाहें तो आप बेसिक से यहाँ पे कर सकते हैं। इफ के अंदर भी एक यहाँ पे कुछ भी इफ हो गया और फिर एल्स हो गया। इस टाइप से आप कितने भी इफ एल्स बना सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर फिर से आपने इफ बना दिया तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कितने बना सकते हैं, वो आप कितने भी बना सकते हैं, है ना। इसलिए पर जो बेस्ट कोड प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से ये रिकमेंड किया जाता है कि नेस्टेड इफ जो है वो कोड को खराब करता है। इसलिए अगर आपका कोड हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये है जैसे जैसे हम इफ एल्स ऐड करते जाएंगे, नेस्टेड इफ ऐड करते जाएंगे, हमारा कोड हॉरिजॉन्टली बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए मैं इफ को ऐड करता जा रहा हूँ तो मेरा कोड हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए जो बेस्ट कोड प्रैक्टिस है उसके हिसाब से कोड कभी भी हॉरिजॉन्टली इस टाइप से नहीं बढ़ना चाहिए। इस जो इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, उसकी वजह से कोड हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है और इसलिए कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसको हम अवॉइड करें तो ही अच्छा है, वो बेटर है ना। तो इस तरीके से हमारा इफ हो गया, इफ एल्स इफ हो गया और स्विच स्टेटमेंट जो है वो काम करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम बाकी के टॉपिक्स। तो अब जो है नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा लूप्स ना। अब लूप्स क्या होता है वो देखते हैं। लूप्स को समझते हैं। तो इफ एल्स तो हमने समझ लिया है, जिसको हम डिसीजन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं लूप्स। लूप्स क्या होता है वो देखते हैं। लूप्स, तो देखिए लूप्स का बेसिक और सिंपल सा मतलब है टू एग्जीक्यूट एनी कोड और स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। मतलब कोई भी कोड या स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रन करना ही लूप का काम होता है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि हमें मान लीजिए एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम टू प्रिंट बेसिकली प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 1 million, मतलब 10 लाख। अब मान लीजिए आप मैनुअली प्रिंटफ लगाते। अगर आप अपने कोड में अगर लूप्स नहीं होते, मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पहले क्या करते कोड में, आप पहले प्रिंटफ लिखते। ठीक है, ये पहला प्रिंटफ होगा। उसी तरीके से आप इस तरीके से 10 लाख प्रिंटफ लिखते, तब जाके आपका 10 लाख बार वो नंबर को प्रिंट करता है ना। तो बहुत बड़ा हेडेक का काम हो जाता है, वो बहुत बड़ा एक हेडेक का काम हो जाता है। इसीलिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई which is called loops, which is called loops। और लूप्स का काम है किसी भी कोड और किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना। अब बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें जनरली दो टाइप के लूप्स मिलते हैं। और वो क्या क्या होते हैं, तो एक तो होता है अपने पास फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। अब एक और होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर विच इज डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप ना, इस तरह से चीजें रहती है। इनका काम होता है टू एग्जीक्यूट एनी कोड और स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। और इसका एग्जांपल मैंने दिया कि मेरे को मान लीजिए एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे 1 से लेकर 10 लाख तक के नंबर्स को प्रिंट करना है ना। मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, मैनुअली तो बहुत इशू क्रिएट करेगा। इसलिए लूप्स बनाए गए। लूप्स ऑटोमेटिकली आपके कोड को, आपके काम को आसान बनाने के लिए बनाए गए, जो कि एक तरीके से कंप्यूटर की मदद लेता है टू प्रिंट एनी
to execute any code multiple times। तो ये चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा हम एक एक करके कोड में भी देखेंगे कि कोड में कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए इनको अब हम कोड में देखेंगे। अब देखिए कोड के लिए हम जैसे कि मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बताया था, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 1000। अभी मान लीजिए आपको 1 से लेके 100 तक ही या लेट्स से 1000 तक प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? अगर लूप्स नहीं होते तो आप क्या करते? आप इस तरीके से करते कि आप एक प्रिंटर लिखते, आप 1 करते, उसके बाद फिर एक दूसरा प्रिंटर लिखते, फिर यहाँ पर 2 करते, ठीक है, फिर एक और प्रिंटर लिखते, फिर 3 करते, फिर एक और प्रिंटर लिखते, फिर 4 करते, फिर एक और प्रिंटर लिखते, फिर 5 करते। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम 1000 बार करते, और वो एक बहुत बड़ा हेडेक होता है ना। एक तो फाइल भी मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना, और दिखने में भी कोड बहुत अजीब लगता है। इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए लूप्स होते हैं 3 प्रकार के, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप ना। अब उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप कैसे काम करता है। तो फॉर लूप कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। फॉर लूप, देखिए फॉर लूप का पहले आप सिंटैक्स समझिए, फिर बात करते हैं कैसे काम करता है। तो फॉर का सिंटैक्स कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर 3 चीज़ें रहती हैं, है ना। 3 चीज़ें रहती हैं जो हमें यहाँ पर बेसिकली देनी पड़ती है। फिर इसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए फॉर लूप का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि फॉर लूप के इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फॉर लूप का जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि इस टाइप से कुछ चीज़ें इस टाइप से लिखी जाती हैं, है ना। तो 1, 2 और 3 बेसिकली यहाँ पर ऑपरेंड्स टाइप के आते हैं। तो ये जो पहला प्लेस है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आता है। मतलब यहीं पे हम जो भी वेरिएबल अपने लूप के अंदर यूज़ करने वाले हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो ये जो है ये वाला पार्ट है कंडीशन का, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन को। और ये लास्ट वाला पार्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ना, कि आपको जब एग्जीक्यूट करोगे फॉर लूप तो हर फॉर लूप के साथ कैसे आपको उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है वो समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिखा कि मेरे को 1 से लेकर 1000 तक के प्रिंट करना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा वेरिएबल को, इंट आई इक्वल्स टू मैं 0 बोल दूंगा, या है ना लेट्स से 1 बोल देता हूँ। और तो मैंने दूसरी बात करी कि दूसरा है कंडीशन। तो अब मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करने हैं, 1000 तक प्रिंट करने हैं। तो आई लेस देन और इक्वल्स टू भी आप लगा सकते हो 1000, है ना। इस तरीके से काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि आपको इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट। अभी के लिए मान लीजिए आई प्लस। अब देखिए इसको थोड़ा होल्ड में रखिए कि कैसे ये वर्क करता है बताता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे बेसिक सा है, मैं प्रिंटफ लिखूंगा और यहाँ पे बेसिक सा मैं एक नंबर दे दूंगा और ये आई आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसका थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है। तो होता ही है कि सबसे पहले तो वेरिएबल इनिशियलाइज होता है ना। वेरिएबल जैसे इनिशियलाइज हुआ फिर क्या होता है कि उसके बाद ये कंडीशन जो है चेक की जाती है कि क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को ये मतलब जो फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है होगी उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। इस केस में हमारे पास प्रिंटफ है कि हमें एक स्क्रीन प्रिंट करना है, तो नॉर्मल सा जो भी आई की वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, है ना। इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। अब होता क्या है कि आपने ये तो चलो लिख दिया, प्रिंट ऑफ हो गया, स्क्रीन का भी प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से क्योंकि रिकरिंग है,
है ना। ये 1000 बार जितने भी आप इसे लिखोगे उतनी बार ये रन होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कंडीशन में लिखा हुआ है कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1000 होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब तक आई की वैल्यू 1000 या उससे ज़्यादा नहीं हो जाती, 1000 से ज़्यादा नहीं हो जाती, है ना। अगर ये 1000 से बेसिकली ज़्यादा हो गई, है ना, 1000 से ज़्यादा हो गई तो ये एग्जिट कर जाएगा, मतलब यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, कहने का मतलब, है ना। आई प्लस प्लस क्या करता है, आई प्लस प्लस मतलब नेक्स्ट इटरेशन के लिए, मतलब जब एक और बार एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप उस केस में आपको आई की वैल्यू तो अपडेट करनी पड़ेगी ना। तो वो आई की वैल्यू अपडेट करने का काम ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पोर्शन करता है। यहीं पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। और इसकी फिलोसफी ऐसी रहती है कि सबसे लास्ट में स्टेप से आई इक्वल्स टू आई प्लस वन करके आई की वैल्यू को सेव कर लेना, है ना, जिससे हमें ही फायदा मिलता है। ये है कुछ इस तरह से फॉर लूप काम करता है। अब उसी तरीके से वाइल लूप भी होता है, बट हाँ वाइल लूप के अंदर यहाँ पे आप डायरेक्टली कंडीशन दे सकते हैं, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कंडीशन दीजिए और जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है वो लीजिए, और फिर आपको वाइल के अंदर एक बेस कंडीशन भी देनी होती है। बेस कंडीशन क्या होती है वो समझते हैं। तो बेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है ना, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो वाइल लूप है एक टाइम बाद, एक टाइम आने के बाद ये बेस कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जो आपका लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जनरली ये जो स्टेटमेंट है ब्रेक, और एक और होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यू। ये क्या होता है वो भी हम देखेंगे, है ना। तो वाइल का बेसिक सा इस तरह से है कि आप यहाँ वाइल के अंदर कंडीशन लिखो और उसके बाद जो है एक बेस कंडीशन भी दो जो कि ये डिटरमाइन करेगी कि लूप कब एंड होगा, है ना। इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। अब ये वाला जो ब्रेक है ये एक और इसका टाइप का है विच इज कंटिन्यू। ब्रेक का काम होता है जहाँ पर भी आप लगा रहे हो उस लूप से आप एग्जिट कर जाओ। जनरली ब्रेक जो है वो लूप के अंदर लगता है, लूप के अंदर या स्विच स्टेटमेंट के अंदर, दैट्स इट, और कहीं लगेगा ब्रेक। और उसी तरीके से कंटिन्यू कभी होता है कि कंटिन्यू भी जनरली लूप्स में लगता है, पर दोनों का काम अलग अलग। देखो ब्रेक जो है, ब्रेक कहता है कि जहाँ पे भी हो एग्जिट करो, एग्जिट इमीडिएटली। ये कहता है जहाँ पर भी हो वहीं के वहीं एग्जिट कर जाओ, उस लूप से आप बाहर निकल जाओ। और कंटिन्यू कहता है कि स्किप करो, स्किप दैट इटरेशन, मतलब उस इटरेशन को स्किप कर देगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं कंटिन्यू लिखूंगा तो वो फिर से मतलब नीचे वाली स्टेटमेंट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो अभी आप इतना समझो कि इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं, है ना। फॉर लूप है ये और ये वाइल लूप है। अब इसको थोड़ा सा कोड में देखते हैं ताकि समझ में आए। अब देखिए इसको कैसे मैं करना है। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 1000। अब उसके लिए सबसे पहले मैंने बात करी इनिशियलाइजेशन की, तो आई को मैं इनिशियलाइज करूँगा विद 1। उसके बाद दूसरा मैं कंडीशन रखूँगा विच इज़ आई शुड बी लेस देन 1000। आई जो है आपका वो 1000 से लेस होना चाहिए। उसके बाद एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट थिंग, तो वो हम यहाँ पे इस तरीके से देंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट अप कर देंगे। प्रिंट अब कुछ भी आपको मान लीजिए आपकी जो भी चीज़ आपको 1000 में प्रिंट करनी है वो आप इस तरीके से दीजिए। अभी अभी के लिए मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ आपको।
अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले इधर आएगा, i इक्वल्स टू 1 कहेगा, है ना। सबसे पहले यही ऐसे ही फ्लो चलता है, पहले i इक्वल्स टू 1 कहेगा, उसके बाद एक कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है क्या। अगर ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे ये यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी कोड, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी कोड आ सकता है, वो 2-3 लाइन का, जितने भी लाइन का कोड है यहाँ पे आ सकता है, जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना है बेसिकली मल्टीपल टाइम, वो आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद जैसे ही सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर जो नेक्स्ट काम बचता है विच इज नेक्स्ट इटरेशन के लिए आई की वैल्यू को अपडेट करना, है ना। तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे नेक्स्ट इटरेशन पे, नेक्स्ट इटरेशन में क्या चेंज हुआ, तो दोबारा से हमने किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करा तो क्या चेंज हुआ, है ना, वो तो पता होना चाहिए। इसलिए हम आई की वैल्यू को अपडेट करते हैं, जिससे ये होता है कि एक टाइम के आने के बाद जो आपका लूप है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे केस में क्या हो रहा है कि पहले एग्जीक्यूट किया, i इक्वल्स टू 1 था, वो नॉर्मल सा आया, फिर जब सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया तो उसने फिर इस टाइप से किया, i इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब वो हर एक इटरेशन में आई की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाता चला जा रहा है। जिससे क्या होगा, वो पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरीके से 100 तक पहुंच जाएगी, और जैसे 100 पहुंचेगी तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। तो यही हमारा स्टेप से है। अब पहले इसको थोड़ा आउटपुट देखते हैं इसका कैसे वर्क कर रहा है। अभी यहाँ कुछ इशू आ रहा है, कह रहा है लूप इनिशियलाइज डिक्लेरेशन, ये कहाँ बोल रहा है ऐसे। ओके, अभी देखते हैं इसका भी कुछ बोलना है। फॉर लूप इनिशियल डिक्लेरेशन आर ओनली अलाउड इन, मतलब ये वाला चीज़ आप अभी ऐसे नहीं कर सकते, कहने का मतलब आपका। अभी के लिए देखिए इस हिसाब से नहीं अलाउड है कैपिटल लिखो, इसलिए हम कहते हैं कि आप इस तरीके से लिखिए और आप बस इस आई की वैल्यू को करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए कंपाइल तो हो गया है, तो उसे जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए क्या आता है। सबसे पहले तो मुझसे एज मांगा था 18, मैंने कहा। अब देखिए इसने हेलो को 100 बार प्रिंट कर दिया है। हेलो को कितने बार प्रिंट कर दिया है, 100 बार, है ना। तो इसने 100 बार हेलो को जो है प्रिंट कर दिया है, ये देखिए 100 बार इस तरीके से हेलो को प्रिंट कर दिया है। तो लूप का मतलब है किसी भी काम को बार बार करना। अगर ऐसा काम कोई यूज केस आ रहा है तो लूप्स इज द बेस्ट चॉइस। अब लूप्स के अलग अलग टाइप के थे, एक फॉर लूप है और वाइल लूप भी देखेंगे। तो इसी को हम वाइल लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि वाइल मैंने बोला, जब तक मेरा आई की वैल्यू लेस देन होगा 1000 के साथ या 100 के साथ, है ना। जैसे पहले हमें वाइल के अंदर कंडीशन लिखनी पड़ती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बेस कंडीशन लिखनी पड़ती है। बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपका ये लूप एग्जिट कर जाएगा, है ना। तो कब एग्जिट करेगा ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वरना अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो आपका लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, मतलब वो एक इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। तो वो एक इनफाइनाइट लूप कहलाएगा, और वो सबसे बेकार कोड होता है क्योंकि वो पूरा का पूरा कंप्यूटर की रिसोर्स खा जाएगा। इसलिए हम बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन लिखने के लिए इफ स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। और अब बेस कंडीशन क्या होगी कि हमें कब एग्जिट करना है ना। तो मैं सिंपल सा बोलूँगा कि अगर मेरा आई जो है, अगर मेरा आई जो है, अगर मेरा आई जो है, ओके, अभी यहाँ पे देखिए हमें बेस कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बेस कंडीशन कहाँ पे ज़रूरी होती है, वो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट जो बेस कंडीशन है वो आपकी जो बार बार, मतलब एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसके लिए होती है, रिकर्सिव फंक्शंस के लिए। तो वो अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो अभी केस कंडीशन आपको नहीं लिखनी है, आपको बस नॉर्मल सी कंडीशन लिखनी है, इससे आपको वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो आप देखिए, इसी प्रोग्राम को मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मुझे आई इज लेस देन, पहले कंडीशन बतानी पड़ेगी। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? तो ये कंडीशन होती है एग्जिट कंडीशन। कहने का मतलब है एग्जिट कंडीशन होती है कि मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तो क्योंकि आई लेस देन 100 है तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर ग्रेटर बोल लूँगा। जैसे ही ग्रेटर देन 100 होगा तो वो ये लूप से एग्जिट कर देगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है ना। अब देखिए, इसमें मुझे जो भी वर्क करवाना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो जैसे कि मैंने बात करी थी कि मुझे हेलो को 100 बार प्रिंट कराना है, तो इस टाइप से हमने इसको किया। और हमें एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, विच इज़ कि हमें जो भी आपका जिस भी चीज़ से आप इसको कंडीशन को बना रहे हैं, जिस भी वेरिएबल से कंडीशन को बना रहे हैं, वो वेरिएबल आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। फॉर लूप में क्या था? फॉर लूप में ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जा रहा था, बट वाइल लूप का केस थोड़ा अलग है। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, वाइल लूप में आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हमने आई प्लस प्लस किया और एक टाइम बाद क्या हुआ, आई 100 से ग्रेटर हो जाएगा। आई जो है 100 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। एक टाइम बाद जो आपका आई है वो ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। अभी चलिए इसको पहले तो उसको यहाँ पर से मैं इसको फॉर लूप वाले जो आउटपुट था उसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसको कमेंट कर दिया मैंने कोड को। अभी वाइल लूप वाला चलेगा, है ना। देखते हैं कि क्या ये करता है। पहले तो कंपाइल करिए, है ना। कंपाइल करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ एज एंटर करिए, अभी ये प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। ओके 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 ओके। अब जैसे सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये कंडीशन जो रहती है ये एंटरिंग कंडीशन होगी। एंटरिंग कंडीशन मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। तो हमारे केस में क्या था? हमारे केस में आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू 1 थी और वो लेस देन 100 उसकी वैल्यू थी। तो इसलिए हम इस ब्लॉक में आ गए। अगर और पहले हमने जो स्टेप्स लगाया था उस केस में क्या था कि आई की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 100 तो होगी, तो वैसे ही फॉल्स दे रहा था, इसलिए वाइल लूप के अंदर जा ही नहीं रहा था। पर अब जो है वाइल लूप के अंदर जा रहा है क्योंकि आई जो है 100 से लेस है ना। तो इस तरीके से वाइल लूप काम करता है, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। अब एक होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? तो वो बेसिक सा क्लियर होता है ना जब हम एक सही एग्जांपल देखते। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी कोई कंडीशन लिख दीजिए जो हमेशा फॉल्स होगी। मैंने कहा आई इक्वल्स टू, जैसे मैंने कहा भाई 1000 के बराबर, या लेट्स से आई की वैल्यू कुछ अकड़म बकड़म मैंने वैल्यू बोल दी है ना। और अब इसमें क्या होगा, और यहाँ पे मैंने डू लगा दिए और एक प्रिंटफ लगा दिए। देखते क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसे मैंने किया यहाँ पर से एग्जीक्यूट और यहाँ पे एज डालिए। देखिए, इसने यहाँ पर डिफॉल्ट प्रिंटिंग करके प्रिंट कर दिया। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस रहता है? वाइल लूप में वाइल के अंदर जाने से पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक नहीं होती, पहले प्रिंट किया जाता है।
पहले प्रिंट होगा, उसके बाद जाके कंडीशन चेक होगी। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में पहले आप कंडीशन चेक करते हो, उसके बाद ही जाके आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। बट डू वाइल लूप में मिनिमम एक बार आपका कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये चीज आपका रहती है ना। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिबगिंग। तो डिबगिंग क्या होता है पहले तो वो समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं डिबगिंग क्या होता है। डिबगिंग लास्ट टॉपिक है। डिबगिंग का मतलब होता है कि फाइंडिंग बग्स इन आवर प्रोग्राम। देखिए, बग्स और सिंटेक्स एरर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, राइट। ये बात याद रखना, क्योंकि सिंटेक्स एरर जो है वो बहुत अलग। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि आपने कोड जो है वो गलत लिखा है, जो अपने कोड के रूल्स थे वो फॉलो नहीं किए सही से। लेकिन बग्स बिल्कुल अलग होते हैं। बग्स आपके वो हो सकते हैं, जैसे कि आपको प्रोग्राम लिखना था आपको सम ऑफ टू नंबर के लिए। आपको प्रोग्राम लिखना था सम ऑफ टू नंबर के लिए, लेकिन आपने प्रोग्राम आपने बना दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर के लिए। तो ये बग है। यहाँ पे हमने कोई कोड के रूल्स गलत नहीं लिखे, हमने यहाँ पे लॉजिक गलत कर दिया, है ना। तो ये एक बग है। तो इस टाइप के कभी कभी हम बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, और उस उतने बड़े कोड में छोटे छोटे बग्स फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो खास कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम मशीन की तरह एक टाइम मशीन की तरह, है ना, टाइम को रोक देते और फिर हम जो भी इशू आ रहा है वो चेक कर लेते, है ना। तो एग्जैक्टली वही काम आपका एक टाइम मशीन करती है, जो कि होता है डिबगर। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली डिबगर आपका जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो रोक देता है ना। कोड का एग्जीक्यूशन रोक देता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोड को 5 सेकंड कोड को टोटल 5 सेकंड लगते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे ही 2 सेकंड हुए डिबगर ने आपके प्रोग्राम को यहीं पर रोक दिया, है ना। डिबगर ने आपके प्रोग्राम को यहीं पर रोक दिया है। अब आप चेक कर रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में क्या बग चेक कर रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में क्या बग आपको डिबगर है उसने 2 सेकंड में ही, जैसे ही 2 सेकंड हुआ डिबगर ने वहीं आपके कोड के एग्जीक्यूशन को रोक दिया। अब जब आपका कोड का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा तो आप वहीं के वहीं चेक कर सकते हो कि उस 2 सेकंड के टाइम पे आपके क्या क्या वेरिएबल सेट हुए हैं, है ना। मान लीजिए उस समय मेरे कुछ वेरिएबल्स थे, उसमें क्या क्या वैल्यूज थी मैं चेक कर सकता हूँ, है ना। उसे 2 सेकंड में मैंने अपना प्रोग्राम रोक करके चेक किया कि जो है यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या वैल्यू थी। ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए ऐसा कुछ है मेरे पास प्रोग्राम में, है ना, कोड में मेरे पास मान लीजिए 5 लाइन है ना। कितनी लाइन है, 5 लाइन है। तो टोटल 5 लाइन है मेरे, और हर एक लाइन 1 सेकंड लेती है ना। अब मैंने अपने प्रोग्राम को दूसरे सेकंड में रोक दिया, मतलब यहाँ पे
लाइन सेकंड पे मैंने उसको रोक दिया। अब लाइन यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट लाइन में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, है ना, जिसमें मैंने कुछ वैल्यू रखी थी, और लाइन नंबर 3 में उसी वेरिएबल को मैं ओवरराइड करके उसमें कुछ वैल्यू रख रहा था 4, है ना। पर मैंने तो अपने प्रोग्राम को लाइन नंबर 2 पर रोक दिया है, तो अभी भी मेरी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 2, है ना, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को लाइन नंबर 2 पे रोक दिया, क्योंकि लाइन नंबर 3 तो अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है। अगर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो ये अभी ए के अंदर 4 तो आया ही नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम को कहीं बीच पर रोकते हैं, है ना, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि किस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, या कोई एक्सप्रेशन भी होता है मान लीजिए। अब ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे लाइन नंबर सेकंड पे कोई इस तरीके से इफ है ना, और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन थी, है ना, और फिर आप चेक कर रहे थे कि ये एक्सप्रेशन इज लेस देन जैसे 0 आपने कहा, लेस देन या 2 कहा, कुछ भी कहा, है ना, पर आपका कोड बार बार एल्स में जा रहा था, है ना, पर वो जाना चाहिए था इफ के अंदर, आपका कोड बार बार एल्स में जा रहा था। तो आप अब आपका ये एक तरीके से बग आ गया, है ना। तो इसलिए आपने क्या करा, एक डिबगर का इस्तेमाल किया। डिबगर के इस्तेमाल से आपने अपने कोड को इफ वाली स्टेटमेंट पे आके रोक दिया, और फिर आपने चेक किया कि एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये क्या आ रही है। यहाँ पे पहले आपने अपने प्रोग्राम को रोका, उसके बाद आपने चेक किया कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे ही आपको कोई पता हो गया तो आप ये बता सकते हैं कि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरी बेसिकली एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है, जैसे अगर 0 आ रही है, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू से 10 आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पर 10 होगा तो 10 इज लेस देन 2, तो फॉल्स ही हो, तो एल्स में ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन गलत इवेल्युएट हो रही है। तो आपने एक यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया कि ये एक्सप्रेशन ही गलत है ना। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा अपना जो भी कोड में बग था वो फाइंड आउट किया यूजिंग डिबगर। और इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिबगिंग, है ना। इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिबगिंग, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को किसी एक बीच टाइम में रोक करके, किसी भी एक लाइन पे, कोड की लाइन पर रोक करके चेक करते हैं कि जो भी हमने सोचा है क्या कोड उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर भी मतलब जिस जिस लाइन पे, जिस जिस कोड की लाइन पे हमें डाउट होता है, हम उस लाइन पे अपने कोड को रोक करके चेक करते हैं कि बेसिकली जो भी एक्सप्रेशन या जो भी वैल्यू उस लाइन का है, क्या वो सही इवेल्युएट हो रही है नहीं हो रही है। अगर गलत इवेल्युएट हो रही है, इसका मतलब है कि जो बग है, जो इशू है, वो उसी लाइन पे है। तो है ना, तो इस तरीके से हम इजीली डिबगिंग के जरिए बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसे थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर भी देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिबगिंग के जरिए हम कैसे अपने कोड में बग जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। मान लीजिए अभी के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत बेसिक बहुत सिंपल एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, जिसमें हम लेट्स से num1 मैंने एक वेरिएबल बनाया, जिसमें लेट्स से मैंने कुछ वैल्यू रखी हुई, तो जिसमें मैंने 5 रखा हुआ है ना। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर प्रिंट ऑफ कर रहा हूँ कि सम इज
और मैं इस टाइप से कर रहा हूँ कि num1 माइनस num2। अभी देखिए, अभी आपको पता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है ना? इसका आउटपुट क्या आने वाला है ये आपको पता है ना? ये देखिए, तो सम इज ओके। अच्छा, हाँ, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें लिखना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए, सम इज 5 आ रहा है, जो कि हमें पता है, पर ये लॉजिकली गलत है ना? क्योंकि हम यहाँ पे हमने लिखा है सम इज, और यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, है ना? अब हो सकता था कि ये कोड जो है, ये जो छोटा सा कोड है, ये बहुत बड़ी कोड में लिखा होता, मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत बड़ा कुछ लाइन होती कोड की, और हजारों करोड़ों लाइन होते, और ये छोटा सा कोड वहाँ बीच में कहीं पे पड़ा होता, है ना? तो ये छोटा सा बग ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग जाता, मतलब ये छोटी सी लाइन ढूंढने में हमें उतने बड़े कोड में बहुत समय लग जाता, है ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिबगर का इस्तेमाल करते हैं, और डिबगर के जरिए हम अपने कोड को जहाँ जहाँ पे हमें डाउट होता है, वहाँ वहाँ पे अपने प्रोग्राम को रोक कर चेक करते हैं कि जो भी हमने सोचा था, जो एक्सप्रेशन है वो उसी टाइप से एवेल्युएट हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए हम मुझको लेट्स से इस लाइन पर डाउट है, तो मैं यहाँ पर डिबगर को रोकूंगा। अब वो कैसे होगा, तो कोई भी आप चाहे यूज कर रहे हैं आईडीई, है ना, उस पर डिबगर के लिए एक डिफॉल्ट सा यहाँ पर रहता है इस टाइप से, एक ब्रेक पॉइंट ऐड करने के लिए। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? ब्रेक पॉइंट बेसिकली एक मार्किंग होती है डिबगर के लिए, जो ये बताता है उसको कि कहाँ कहाँ पे आपको कोड को रोकना है। जहाँ जहाँ पे मार्किंग होगी वहाँ वहाँ पे वो डिबगर रुकेगा। तो इसलिए हमें कोड में मार्किंग करनी पड़ती है कि हमें डिबगर को कहाँ कहाँ पर रोकना है। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे कर देते हैं कि मुझे डिबगर को इधर पे रोक करके चेक करना है ना? अब इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं डिबगर के जरिए, और इसको देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ओके ओके, अभी से यहाँ से इस टाइप से देखिए डिबग आ रहा है, तो हम डिबगर का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए डिबगर ओपन हो चुका है, और इसने मेरे प्रोग्राम को यहाँ पर रोक दिया। अब आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखिए इस वक्त इस टाइप से यहाँ पर है कि num1 ये है, num2 ये है ना? आप इस तरीके से सब कुछ चेक कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम यहाँ पर रुका हुआ है, और आप इसे फिर आप वेरिएबल के उस समय पर वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हैं, और उस तरीके से आप ये बता पाएंगे कि आपका जो बग है वो कहाँ पे है, आपका जो इशू है वो कहाँ पे है। क्योंकि आप कहीं पे प्रोग्राम को रोक करके ये चेक कर पाएंगे कि वो जो एक्सप्रेशन है वो सही इवेल्युएट कर रही है या नहीं कर रही है ना? वो ये आप बेसिकली इजीली चेक कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका डिबगर काम करता है, जिससे हम इजीली बग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, देखिए इसमें देखिए जैसे ये है कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू क्या रहता है, आप आगे बढ़िए करके, और ये दूसरा ऑप्शन रहता है स्टेप ओवर, मतलब उसको आप स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे चले जाइए, कहने का मतलब है। उसके बाद स्टेप इनटू, मतलब अगर ये एक बेसिकली नेस्टेड वाली कंडीशन हो तो उसके अंदर जाता, एक तरीके से लूप अगर होता है ना, तो हर एक लूप इटरेशन को वो चलता, और स्टेप करेंगे, और नेक्स्ट हमारा कोई ब्रेक पॉइंट था नहीं, तो वो प्रोग्राम एग्जिट कर गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा जो डिबगर रहता है वो रन करता है। मतलब हम कहीं पे भी अपने प्रोग्राम को रोक करके चेक कर सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वो सही से इवैल्यूएट हो रही है या नहीं है। और इस तरीके से हम जो है बग्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जाके हम इसका काफ़ी यूज़ भी करेंगे। अभी ऐसा इतना कोई बड़ा यूज़ हमें दिखा नहीं, बट आगे जाके इसका बड़ा यूज़ हमें देखने को मिलेगा। उस वक्त इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। पॉइंटर्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ अपन देखने को मिलता है, तो हम उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आपको उस समय ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अभी उतना नहीं आ रहा होगा, बट आगे जाके पॉइंटर्स में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो अब हमारा ये तीनों के तीनों पोर्शन कवर हो गए हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स और डिबगिंग। और ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन सी बेसिक्स का होता है कवर। इसमें हमने वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटर, टाइपकास्टिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स और डिबगिंग देखी। तो हमने काफी कुछ चीजें देखी हैं। ओके, और ये सही भी है। ओके, ग्रेट। और अब हम जो है नेक्स्ट में अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, लेवल 2 पे जाएंगे। ठीक है, चलिए, बढ़िया। ओके, थैंक यू।